गुड मॉर्निंग। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संस्कृति यानी कि कल्चर। पिछले अध्याय में हमने जाना भौतिक अभौतिक संस्कृति, संस्कृति क्या है, संस्कृति के लक्षण, प्रकट संस्कृति, अप्रकट, भौतिक अभौतिक, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, संस्कृति बनाम व्यक्ति, संस्कृति बनाम सभ्यता, इन सब के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे संस्कृति के उपादान यानी कि कंपोनेंट ऑफ कल्चर, अर्थात संस्कृति के निर्माण करने वाले प्रमुख अंग या उपादान कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चर ट्रेड। क्या होता है कि संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते, उसे सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। यानी कि संस्कृति का वह छोटे से छोटा भाग या वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसको हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। जिस प्रकार पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु होता है, हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो उसी प्रकार से संस्कृति है, उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। जो हमारा जैसे सामाजिक संरचना में परिवार को संस्कृति की सबसे छोटी से छोटी इकाई कहा जाता है, यानी सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जाता, अर्थात संस्कृति की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। हरकोविट्ज ने कहा कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व को माना है। इसी प्रकार क्रोबर ने इसे संस्कृति का अल्पतम परिभाषित तत्व कहा है, जिसे यानी कि और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई होती है। संस्कृति के भौतिक व अभौतिक दोनों ही पक्ष होते हैं, इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक व अभौतिक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। भौतिक पक्ष के अंतर्गत हम जैसे घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा, साइकिल आदि सभी को हम भौतिक पक्ष में शामिल करते हैं। वहीं अभौतिक क्षेत्र के अंतर्गत संस्कृति के अभौतिक क्षेत्र में हम हमारे विचार हैं, हमारे विश्वास हैं, हमारा अध्यात्म है, संकेत, शब्द, विचार, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा आदि सभी को हम संस्कृति के अभौतिक पक्ष के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो सांस्कृतिक तत्व के अविभाज्य होने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसका और अधिक यानी कि विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका विभाजन होने पर वह अर्थपूर्ण नहीं रहेगा। यानी कि अब जैसे परिवार है, तो परिवार है तो परिवार का विभाजन सांस्कृतिक अर्थ में परिवार का विभाजन होने का ये तात्पर्य नहीं कि परिवार अलग अलग, कि परिवार में मेल फीमेल बच्चे सब अलग अलग हो जाएंगे तो परिवार का विभाजन हो गया। जबकि अगर परिवार महिला और पुरुष से मिलकर के एक परिवार बनता है, अगर महिला और पुरुष नहीं रहेंगे तो वह परिवार टूट जाएगा। यानी कि उस अर्थ में, जिस अर्थ में हम परिवार को जानते हैं वह उसका अर्थ नहीं बचेगा, वह उस अर्थ में बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे पेन एक सांस्कृतिक तत्व, यदि हम उसका और अधिक विभाजन करके उसकी नीब या फूल आदि को अलग अलग कर देते हैं तो ये विभाजन अर्थपूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। निप अलग से कोई काम नहीं करेगी, यानी निप का अस्तित्व उसके पोल के बिना नहीं है, उसी प्रकार पोल का अस्तित्व उसके निप के बिना नहीं है। इसी प्रकार से जैसे घड़ी है, तो घड़ी में उसके खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर उनमें से किसी एक को भी निकाल देंगे तो उसके बगैर वो घड़ी काम नहीं करेगी। यानी सेल को ही देख लो, अगर घड़ी से सेल को निकाल देते हैं तो वह घड़ी काम नहीं करेगी। तो सेल के बिना घड़ी का अस्तित्व नहीं है। तो उसको एक पूर्ण इकाई के रूप में रखेंगे तभी उसका अस्तित्व विद्यमान रहेगा, वरना उसका जिस रूप में हम उसे जानते हैं वह अस्तित्व यानी वह रूप उसका नहीं रहेगा। मानव शास्त्र ने संस्कृति के विभिन्न अंगों की व्याख्या की। सबसे पहले 1917 में विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में संस्कृतियों का अध्ययन किया और उन्होंने सांस्कृतिक तत्व को परिभाषित किया। तो विस्लर ने सांस्कृतिक तत्व की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि सांस्कृतिक तत्व हम उसे कहेंगे जिसकी ये विशेषताएं होंगी। इनकी प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का एक इतिहास होता है जो उसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है। तो कोई भी अगर सांस्कृतिक तत्व होगा तो उसका अपना एक इतिहास होगा जिससे वह उद्भव हुआ, यानी जिसका वजह से उसका विकास हुआ है। जैसे हवाई जहाज का भी अपना एक इतिहास है,
उसी प्रकार से सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की तरह स्थिर नहीं होता, वरन उसमें परिवर्तन और गतिशीलता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक तत्व कभी भी संस्कृति जैसे स्थिर नहीं होगा, उसमें हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं। किसी अन्य सांस्कृतिक समूह के संपर्क में आने से ये तत्व बदल जाते हैं और कभी कभी सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन संस्कृति रचना में परिवर्तन ला देते हैं। तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक तत्व अलग अलग नहीं रहते, बल्कि हमेशा ये अन्य तत्वों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। अनेक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को अर्थपूर्ण बना देता है। सांस्कृतिक तत्वों के बाद में हम जानेंगे संस्कृति संकुल। जब कई कोशिकाएं मिलकर के शरीर के एक अंग का निर्माण करती हैं, तो उसी प्रकार से सांस्कृतिक संकुल में कई सांस्कृतिक तत्व मिलकर के एक संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। कई परिवारों के समूह है, जैसे जब परिवार संस्कृति की सबसे छोटी इकाई समाज में परिवार है, और जब कई परिवार मिलते हैं तो वे एक समुदाय का निर्माण करते हैं। जब कई अणुओं के मिलने से परमाणु बनता है, उसी प्रकार से कई परिवारों के मिलने से एक समुदाय बनता है। तो जब कई सांस्कृतिक तत्व एक साथ मिलकर के अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वे सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसे हम संस्कृति संकुल कहते हैं। कि जब जुड़ते हैं और अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ते हैं, नहीं उनका कुछ कोई औचित्य होता है और व्यक्ति उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वे करते हैं। जैसे हॉकी का खेल एक संस्कृति संकुल है, जिसमें एक गेंद होती है, स्टिक होती है, गोल के खंबे होते हैं, रेफरी होता है, खिलाड़ी होते हैं, उनकी पोशाक होती है, खेल के नियम होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब जुड़ती हैं तो वो एक हॉकी का एक खेल बन जाता है। तो ये सब चीज़ें उसमें साथ में जुड़ी हुई होनी जरूरी होती हैं, और वे समाज का उनमें कल्याण निहित होता है। सांस्कृतिक तत्वों को संकुलों से मिलकर ही एक संस्कृति विशेष का विकास। जब कई सांस्कृतिक तत्वों एवं जब सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल आपस में मिलते हैं, तो मिलकर के एक विशेष प्रकार की संस्कृति का निर्माण करते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति है, तो एक भारतीय संस्कृति एक विशेष प्रकार की संस्कृति, उसमें अनेक प्रकार के अनेक सांस्कृतिक तत्व हैं और अनेक सांस्कृतिक संकुल हैं। जब सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल आपस में मिलते हैं, तो और उसमें लोगों का कल्याण निहित होता है, लोगों के आवश्यकताओं की जब वे पूर्ति करते हैं, तो वे एक विशेष प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। तो पार्सन्स ने प्यूब्लो इंडियनों के धार्मिक अनुष्ठानों का, बेंटिक ने उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेतात्मा का के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों को संकुलों का अध्ययन किया है। तो जब ये संकुल और तत्व आपस में मिलते हैं, तो एक विशेष प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। उससे हम सांस्कृतिक प्रतिमान यानी कि पैटर्न करते हैं, एक विशेष प्रकार की संस्कृति। गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांतों और मेलिनोवस्की के संस्कृति सिद्धांत को प्रभावित कर रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने कहा कि जब कई प्रकार के सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल आपस में अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के वे साधन होते हैं, लोगों के लिए वे आदर्श होते हैं, प्रेरणाएं होते हैं, तो वे एक प्रकार के प्रतिमान यानी एक प्रकार के पैटर्न का विकास करते हैं, जो कि उस संस्कृति विशेष की दिशा व उस संस्कृति विशेष के स्वरूप को बताता है। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख 3 संस्कृतियों को प्यूब्लो संस्कृति, डोबू और क्वाक्टिकल संस्कृति के अध्ययन के दौरान इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान का अध्ययन किया कि एक संस्कृति प्रतिमान में सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि उस संस्कृति में सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक तत्वों का एक विशेष प्रकार का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर हम घड़ी, रेडियो, मकान आदि विभिन्न इकाइयों को एक निश्चित तरीके से अगर सजाते हैं, तो उनमें एक क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है। उसी प्रकार जब संस्कृति संकुल और जब सांस्कृतिक तत्व एक विशेष ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वे एक विशेष प्रकार के संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। हरकोविट्स ने कहा कि संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का एक वह डिजाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता है। कि एक
तरीका, एक पैटर्न है, और वो तरीका पैटर्न हमें उस संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के व्यवहार में हमें देखने को मिलता है कि उस संस्कृति विशेष में रहने वाले लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार में एक तरीका, एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है जो अन्य संस्कृति, दूसरी संस्कृति से थोड़ा भिन्न होता है। दूसरी संस्कृति के लोगों के व्यवहार का पैटर्न अलग, तो वो उनसे थोड़ा अलग होता है। तो अब इन्होंने, रूथ बेनेडिक्ट ने प्यूब्लो इंडियन लोगों की संस्कृति को सुव्यवस्थित और अनुशासन पर बल दिया। इन व्यक्तिगत दिखावे को अनुचित माना जाता है। इसके विपरीत जब उन्होंने डोबू संस्कृति के लोगों का अध्ययन किया तो उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके व्यवहार, उनकी जीवन प्रणाली प्यूब्लो इंडियन संस्कृति के लोगों से कुछ अलग दिखी। जहाँ प्यूब्लो इंडियन लोग सुव्यवस्थित और अनुशासन पर बल देते थे, वहीं डोबू संस्कृति के लोगों में लोग संकालू थे, धोखेबाज थे और अपने को वे अपनी धारणाओं के वे दूसरे लोगों से श्रेष्ठ मानते थे। उनमें वे आपस में लड़ते रहते थे, तो उनकी जो प्रवृत्ति थी, उनका जो पैटर्न था, वो संघर्षशील प्रकृति थी। इसी प्रकार जब उन्होंने प्रैक्टिकल संस्कृति के लोग अपनी महत्ता के स्वप्न देखते हैं और बड़पन दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, तो बड़पन और दिखावे की परंपरा ने यहाँ के लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया था। तो इस प्रकार रूथ बेनेडिक्ट ने पैटर्न ऑफ कल्चर नाम पुस्तक में अपने संस्कृति के पैटर्न को दर्शाने के लिए 3 संस्कृतियों का अध्ययन किया था। एक प्यूब्लो इंडियन, दूसरी डोबू और तीसरी क्वाक्टिकल। और इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि इन सभी संस्कृतियों के में रहने वाले लोगों का व्यवहार अपने अपने कल्चर के अनुसार एक पैटर्न को दर्शाता है। फिर आता है सांस्कृतिक क्षेत्र। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक क्षेत्र या पक्ष को हम नहीं टाल सकते। प्रत्येक संस्कृति का अपना एक निश्चित भौगोलिक एरिया होता है, उस एरिया में वह संस्कृति फैली हुई होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की बात करें तो अनेक प्रकार की संस्कृतियों के हमें वहाँ क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो जब सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था, उन्होंने कहा कि जब सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक संकुलों और सांस्कृतिक प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है तो उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। हरकोविट्ज, ग्रोबर आदि ने भी संस्कृति का प्रयोग संस्कृतियों के अध्ययन में किया है। धन्यवाद।